नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एनटीए नेट की डेट जो है अब आगे बढ़ गई है और जो एग्ज़ाम है वो आई थिंक, अगर हिंदी के एग्ज़ाम की बात करें तो वो जो एग्ज़ाम है वो मेरे ख़्याल से 25 के बाद ही होगा और हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में हो एग्ज़ाम। तो जहाँ तक ये कयासें लगाई जा रही हैं कि नेक्स्ट मंथ तक ही हमारी डेट आ पाएगी। हालांकि डेट सुनिश्चित नहीं की गई हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है, जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट मंथ तक मान के चलिए कि नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो लेट भी हो सकता है और जल्दी भी हो सकता है। तो आप जो हैं इन ये जो हमारे अनुमान है इन इन चक्करों में ना पड़ते हुए हम आगे अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। और अब जो है मैं आपको नेट का जो सिलेबस है उसके हिसाब से जो आपको क्वेश्चन दूंगी रोज़ाना। तो चूँकि नेट के सिलेबस में सबसे पहले हिंदी भाषा का उद्भव और विकास ही दे रखा है, तो इसीलिए मैंने शुरुआत यहीं से की है। ठीक है, तो आज मैं आपको हिंदी भाषा के उद्भव तथा विकास से संबंधित बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो देखते हैं, चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर। ये मैं आपको 100% बता रही हूँ कि क्वेश्चंस ज़रूर करें, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेट के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और जो एग्ज़ाम आ रहा है अभी हिंदी नेट का, उसके लिए भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं क्योंकि इनका लेवल अच्छा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो है लिपि किसे कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि लिपि किसे कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लिपि किसे कहते हैं। एक मिनट, मैं पेंसिल सेलेक्ट कर लूँ, उसके बाद फिर बताती हूँ आपको। चलिए, तो देखिए, सबसे ये जो इसके 4 ऑप्शन है, बोलने की तरकीब को, अंकित करने को, लिखित ध्वनि संकेतों को या चित्रात्मक संकेत को। तो डेफिनेटली लिखित ध्वनि संकेत जो हैं इन्हीं को बोलते हैं लिपि। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर है, किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं। तो किसी भी देश की जब बात चल रही है, तो अगर देश की बात चल रही है तो यहाँ पर क्या आएगा, जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद है, मैक्स मूलर ने इंडिको जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया। ठीक है, तो मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम जो है वो दिया था भारोपीय भाषा परिवार को। ठीक, अगर इन सब क्वेश्चंस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मेरा हिंदी भाषा का विकास के जो वीडियोस हैं वो ज़रूर देखिए, आपको पूरी फुल नॉलेज मिलेगी उनसे। ठीक है, फिर है, गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका आंसर जो है वो है शौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है गुजराती भाषा का विकास, और अपनी हिंदी भाषा का विकास भी शौरसेनी से हुआ है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर है, संविधान में प्रांतीय भाषाओं को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो संविधान में प्रांतीय भाषाओं को किस अनुसूची के द्वारा स्वीकार किया गया है। तो इसका आंसर जो है वो होना चाहिए 8वीं अनुसूची। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जितनी भी प्रांतीय भाषाएं हैं वो सभी 8वीं अनुसूची में आती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है। तो देखिए, जो अपभ्रंश भाषा है इसमें स्वरों की संख्या जो है वो 8 मानी जाती है। ठीक है, फिर 7वां क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है। तो पद विज्ञान, स्वर्णिम विज्ञान, ध्वनि विज्ञान और पदार्थ विज्ञान। तो पद जो है वो हिंदी में भाषा के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, स्वर्णिम व्यवस्था भी पढ़ते हैं और ध्वनि व्यवस्था भी पढ़ते हैं, ध्वनि विज्ञान। तो भाषा विज्ञान का विभाग जो पदार्थ विज्ञान नहीं है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन है, हिंदी का प्रहरी। तो हिंदी का प्रहरी जो है वो पीवी टंडन को कहा जाता है। ठीक है, इन गिलक्रास्ट, मॉन्ट्यूरी, सत्यनारायण, कामता प्रसाद गुरु, इनमें से होगा पीवी टंडन। ठीक है, उसके बाद जो 9वां क्वेश्चन है वो है, नागरी लिपि कैसी है। ठीक है, नागरी लिपि, तो हमारी जो नागरी लिपि है ये वास्तव में कैसी मानी जाती है, वर्णनात्मक, व्यंजनात्मक, चित्रात्मक और अक्षरात्मक। तो इसका सही आंसर होगा अक्षरात्मक। ठीक है, फिर 10वां क्वेश्चन हमारा आता है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है।
तो इसका आंसर हिंदवी, हिंदुस्तानी, सिंधी या उर्दू, इन चारों में से क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हिंदवी, क्योंकि अमीर खुसरो ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है हिंदी के लिए। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? टीजीटी में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ये जो है इसका आंसर होगा धारा 300। देखिए इनमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, 343(1), 343(2), 333(1), 334(1). तो इसका सही आंसर जो है वो 343(1) है। ठीक है, तो राजभाषा की बात जो है सबसे पहले उसमें एपिसोड में कही गई है, आप ऐसे याद रखिए। और इधर भी 3 है और उधर भी 3 है और बीच में 4 है। ठीक है, इस तरीके की धारा जो है यहाँ पर प्रयुक्त की गई है। फिर है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली। तो देखिए छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी होती है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है डेफिनेटली पूर्वी हिंदी ही होगा। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन था, पूर्वी हिंदी होगा। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी में कौन सी हिंदी आती है? छत्तीसगढ़ी। ठीक है, और पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पूर्वी हिंदी में और कौन कौन सी बोलियां आती हैं। अवधी आती है, ठीक है, और एक और है वो भी मुझे बताइए कि कौन सी आती है। ठीक है, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, ब्रजभाषा है। ठीक है, तो ब्रजभाषा पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है या पहाड़ी हिंदी है? तो ब्रजभाषा जो है अपनी वो जो है वास्तव में पश्चिमी हिंदी में आती है। ठीक है, ब्रजभाषा किस में आती है? पश्चिमी हिंदी में आती है। ठीक, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, खड़ी बोली भी पश्चिमी हिंदी में आती है। ठीक, और एक भाषा और है जो पश्चिमी हिंदी में आती है, वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखिए अगर आपको इन भाषाओं के आधार पर संविधान वगैरह जो कुछ यहाँ दे रखा है, मैंने सभी के वीडियोस आपको हिंदी भाषा और उसका विकास मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और जान सकते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। अगर आपको क्वेश्चंस और अच्छे से करने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी भाषा का विकास, और वहाँ जा कर के एक बार ज़रूर अध्ययन कीजिए, तो आपको ये क्वेश्चन और अच्छे और भी ज़्यादा इजी लगेंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। उसके बाद है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। ठीक है, तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास और रामचंद्र वर्मा। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर है वो है किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, किशोरीदास वाजपेयी ने लिखी थी हिंदी शब्दानुशासन। इसकी ट्रिक ये ऐसे याद कर लीजिए कि जो किशोरियाँ होती हैं, जो किशोरी लड़कियां होती हैं, उन पर बड़ा अनुशासन रखा जाता है। ठीक है, बस इस तरह से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद है देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास खरोष्टी से हुआ है, ब्राह्मी से हुआ है, मराठी से या फारसी से? तो वास्तव में जो देवनागरी लिपि है उसका विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन पर आते हैं। 16 क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है? हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना या सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत होना? तो देवनागरी लिपि वैज्ञानिक भाषा इसीलिए है क्योंकि ये वैज्ञानिक लिपि है, क्योंकि इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही जो है संकेत होता है। ये आप सभी लोग जानते हैं। तो इसका जो घ आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं 17 क्वेश्चन पर। तो 17 क्वेश्चन है, इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो देखिए बिहारी हिंदी में 3 जो है वो बोलियां आती हैं, भोजपुरी भी आती है, मैथिली भी आती है और अवधी भी आती है। ठीक है, तो इसका जो सही इसका जो आंसर होगा वास्तव में इसका 17 क्वेश्चन का, तो इसका आंसर होगा भोजपुरी आती है, मैथिली आती है और मगही आती है। ठीक है, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये 3 भाषाएं जो है किस में आती, बिहारी में आती हैं। लेकिन अवधी बिहारी में नहीं आती, अवधी पूर्वी भाषा में आती है। ठीक है, तो इसका घ आंसर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए अवधी पूर्वी हिंदी है, बिल्कुल सही बात है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी में आती, ये भी सही है। भोजपुरी जो है पूर्वी हिंदी में आती, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में आती, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये सही नहीं है और हमें सही ही छांटना है, तो इसका आंसर गा होगा। ठीक है, 18 का गा आंसर। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। उसके बाद 19 यानी 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अब बताइए पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा पूर्वी हिंदी की बोली जो है वो कौन सी नहीं है? छत्तीसगढ़ी भी पूर्वी हिंदी की है और बघेली भी पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, तो अवधी,
छत्तीसगढ़ी और बघेली, ये 3 जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली, जबकि भोजपुरी आपको मालूम है बिहारी में आती है। तो यहाँ आंसर ये ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि पूर्वी हिंदी की बोली में ये नहीं आती। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, फिर है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। यानी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, आपको मालूम है कि बौद्ध धर्म में प्राकृत भाषा जो है वो ज़्यादा ही फेमस थी, बहुत प्रसिद्ध भाषा थी बौद्ध धर्म के ज़माने में। तो वहीं से शुरुआत हुई थी प्राकृत की, बौद्ध धर्म से, महात्मा बुद्ध से। तो यहाँ प्राकृत होगा इसका आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, फिर अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो इसके 4 ऑप्शन है, मागधी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी से, या फिर पैशाची से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? खड़ी बोली की उत्पत्ति, यह सभी को पता होगा आपको, शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना करने वाले कवि कौन है, ठीक है। अवधी और ब्रज भाषाओं दोनों में रचना करने वाले जो कवि हैं वो तुलसीदास हैं, आपको पता है। तुलसीदास ने बहुत सी अपनी रचनाएं हैं, जैसे विनय पत्रिका हो गई, ये सब किस में लिखी है? ये ब्रजभाषा में लिखी है, ठीक है। विनय पत्रिका भी उन्होंने ब्रजभाषा में लिखी है, जबकि रामचरितमानस उन्होंने किस में लिखी है? अवधी में लिखी है, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सी उनके रचनाएँ, मैंने आपको सभी करवा रखी हैं। जब मैंने तुलसीदास आपको कराए थे तो सभी के बारे में बताया था कि कौन कौन सी जो रचनाएं हैं, कवितावली वगैरह, ये भी कवितावली भी जो है वो ब्रजभाषा में ही है। तो ये आपको बहुत सी रचनाएं उनकी ब्रज में और बहुत सी रचनाएं उनकी अवधि में है। तो ये आप एक बार और अच्छे से जानकारी ले लीजिए, मेरे वीडियोज़ में जाके और अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से क्या है? तो पश्चिमी हिंदी, अभी मैंने बताया था कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं। ब्रजभाषा आती है, ठीक है, खड़ी बोली आती है, और बुंदेली आती है। बांगरू जो है ये हरियाणवी भाषा है, ये इसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो खड़ी बोली, ब्रजभाषा और बुंदेली, इन तीनों में आप खुद सोचिए कि कौन सी ज़्यादा फेमस होगी। तो खड़ी बोली ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो इसका आंसर खड़ी बोली होगा। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, फिर है हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो बांगरू है, ठीक है। तो बांगरू किससे हुई होगी बताइए? पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से, नागर अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, या फिर मागधी अपभ्रंश से। तो देखिए, चूंकि ये पश्चिम की भाषा है तो इसका आंसर क्या होगा? पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। भारत के मानचित्र में आप देखेंगे तो ये पश्चिम में बोली जाती है, यानी हरियाणा में बोली जाती है, तो इसलिए आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है हमारा नेक्स्ट, देखिए 25th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? तो देखिए, इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, ये विशेषता है देवनागरी की, बिल्कुल सही है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, ये भी सही है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है, क्योंकि शिरोरेखा जरूर होनी चाहिए। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी की समकालीन है, तो ये बात गलत है, ठीक है। ये ब्राह्मी लिपि से जो है उत्पत्ति हुई है देवनागरी की, तो ये खरोष्ठी की समकालीन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। समकालीन नहीं है, तो ये बात गलत है बिल्कुल, 4th वाली, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर है नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल सही बात है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, बिल्कुल सही बात है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, ये भी सही है। लेकिन ये चीज़ सही नहीं है कि भाषा पैतृक संपत्ति होती है, और हमें गलत ही ढूंढना है। तो इसका आंसर क्या सही होगा? भाषा पैतृक संपत्ति होती है। फिर नेक्स्ट 27th क्वेश्चन है, टकसाली भाषा कहते हैं, ठीक है। टकसाली भाषा जो है वो कहा, संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को, या कृत्रिम भाषा को? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए? वो है परिनिष्ठित भाषा को। जब परिनिष्ठित भाषा और परिष्कृत भाषा बोली जाती है, बहुत ही अच्छे लेवल की हिंदी जो बोली जाती है, उसको टकसाली भाषा कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1947 ईस्वी में जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति जो बनाई गई थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो वास्तव में कौन थे? वो थे आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव जो है वो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है। अवहट्ट भाषा से क्या तात्पर्य है? ये ग्रामीण अपभ्रंश है, या फिर ये परिनिष्ठित अपभ्रंश है, ठीक है, या परिनिष्ठित अपभ्रंश लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ, या फिर ये ग्रामीण प्राकृत है, या फिर ये परिनिष्ठित प्राकृत है। तो इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ग्रामीण अपभ्रंश, ठीक है। अपहट्ट भाषा को ग्रामीण अपभ्रंश भी कहा जाता है, क्योंकि अपभ्रंश से ही
ये मतलब अपभ्रंश के बाद ही इसका उदय हुआ है। जब अपभ्रंश पुरानी हो गई तब जो है इसका उदय हुआ, तो इसीलिए इसको ग्रामीण अपभ्रंश जो है वो कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। 30 क्वेश्चन है कि ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती। तो पश्चिमी हिंदी में मैंने आपको बताया था ब्रजभाषा आती है, ठीक है, कन्नौजी भी आती है और बुंदेली भी आती है, जबकि अवधी पूर्वी में आती है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद है फिर बांगरू किस उपभाषा की बोली है। ठीक है, बांगरू मैंने अभी बताया था, बांगरू हरियाणवी भाषा को कहा जाता है। तो ये अब आप खुद सोचिए कि हरियाणा किस साइड में पड़ेगा, पश्चिम में पड़ेगा या पूर्व में पड़ेगा या बिहार की साइड पड़ेगा या पहाड़ों में पड़ेगा। तो अगर हम इन चारों ऑप्शन में से देखें तो जो हरियाणा है वो पश्चिम में है भारत के, तो इसलिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी बांगरू यानी हरियाणवी बोली। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अंगिका किस राज्य की बोली है। ठीक है, अंगिका, तो अंगिका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंगिका जो भाषा जो बोली मानी जाती है बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार में से जो सही ऑप्शन है वो बिहार है, क्योंकि अंगिका जो है वो बिहार की बोली है। और अंग नरेश, आपने अंग नरेश के बारे में सुना होगा, उस समय एक राज्य हुआ करता था पुराने ज़माने में अंग। ठीक है, तो अंग जो है वो बिहार का ही था और वहीं से जो उसकी भाषा थी उसको अंगिका कहा गया था। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो करने वाला है उसके साथ ने का प्रयोग किया जाता है, कौन सी भाषा में किया जाता है। अब आपने हरियाणवी लोगों को, आप में से अगर कोई हरियाणवी होंगे तो आपको पता होगा कि हरियाणा में कैसी भाषा बोली, जैसे कहा जाता है ना कि तन्ने यो काम कर लियो, इस तरह से बोलते नहीं है। तो तन्ने मन्ने मतलब जो कर्ता होता है उसके साथ ने लगाने का जो प्रयोग है वो वास्तव में किस में किया जाता है, ये वास्तव में हरियाणवी भाषा में किया जाता है। तो हरियाणवी जो भाषा है वो कहाँ की है, पश्चिम की है। तो यहाँ पर क्या आ गया, पश्चिमी हिंदी। उधर पश्चिमी साइड के जो लोग होते हैं, जो पश्चिमी क्षेत्र हैं भारत के, वहीं पर ऐसा प्रचलन है। ठीक है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग करने का। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फिर है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय किया गया है। 15 अगस्त 1946। तो ये सब आपको मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सभी को पता होता है। 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, इसीलिए इसको हिंदी दिवस के नाम से जाना जाता है 14 सितंबर को, जो अभी अभी निकला है। उसके बाद है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो बघेली, अब देखिए बघेली जो बोली है वो किस में आएगी, राजस्थानी में आएगी या पूर्वी हिंदी में आएगी, पश्चिमी हिंदी में आएगी, बिहारी में आएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा जो है पूर्वी हिंदी है। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी आती है और बघेली भी आती है। ठीक है, तो बघेली जो है, और एक भाषा और है जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो बघेली भाषा जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। फिर है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, पुष्पदंत, धनपाल, शालिभद्र सूर्य, स्वयंभू। ये मैंने जब आपको आदिकाल पढ़ाया था बहुत अच्छे से करवा रखे हैं स्वयंभू। तो इसका आंसर जो है स्वयंभू होगा, क्योंकि अपभ्रंश के प्रथम कवि भी थे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण किस विद्वान ने लिखा था। तो ये जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 37वां क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम व्याकरण जॉशुआ कैटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन या कामता प्रसाद गुरु। तो इसमें से ये बिल्कुल सही आंसर है, जॉशुआ कैटलर। फिर आगे चलते हैं। फिर है किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। तो महात्मा गांधी, काका कालेलकर, सुनीति कुमार चटर्जी और विनोबा भावे। इन चारों में से जो सुनीति कुमार चटर्जी थी उन्होंने ये कहा था कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार किया जाना चाहिए। तो ये किसका सुझाव था, ये था सुनीति कुमार चटर्जी का। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर उसके बाद अगला जो दे रखा है, देखिए मैं इसको मिटा देती हूँ। ये क्या लिखा है, उकार बहुला। ठीक है, उकार बहुला बोली जो है वो मानी जाती है। तो उकार बहुला बोली, अब देखिए कौन सी ऐसी भाषा है जिसमें ऊ की भाषा ज़्यादा आती है। ठीक है, तो ये आती है अवधी, भोजपुरी, बघेली या छत्तीसगढ़ी। तो इसका आंसर अवधी आएगा। ठीक है, तो आपने अगर रामचरितमानस पढ़ी होगी तो उसमें भी कई जगह ऊ की मात्रा का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। ठीक है, तो इसका ये जो है इसका सही आंसर वास्तव में क्या होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। तो देखिए भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्ध मागधी या मागधी अपभ्रंश में से
किससे हुई है। बस ये तो सबको याद रहता है कि मागधी है, ठीक है। मगध जो है बिहार में पड़ता है, ये बात सही है कि मगध का जो क्षेत्र है वो बिहार में ही है, ठीक है। तो अब ये इन दोनों में से एक होगा, लेकिन भोजपुरी जो है वो मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी से नहीं है, ये आप याद रखिए कि मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी की उत्पत्ति हुई है। फिर आगे चलते हैं। फिर है मगही किस उपभाषा की बोली है। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि मगही जो उपभाषा है वो वास्तव में, बताइए, राजस्थानी है, पश्चिमी है, पूर्वी है, कौन सी है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो मगही वास्तव में, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि मगही जो है वो ना तो राजस्थानी में आएगी ना पश्चिमी में आएगी, और मगही जो है वो वास्तव में बिहारी में आएगी, ठीक है। तो भोजपुरी, बिहारी और मगही, ठीक है। बिहारी में भोजपुरी भी आती है, बिहारी में मगही भी आती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगली जो है, और बिहारी में मैथिली आती है, तीन उपभाषाएं आती हैं, ठीक है। मैथिली और मगही और भोजपुरी, ठीक है। फिर आगे है ग्वालियर की बोली कौन सी। अब ग्वालियर जो है बताइए कहाँ पर पड़ती है। ग्वालियर बुंदेलखंड में है, तो डेफिनेटली ग्वालियर की बोली क्या होगी, बुंदेली होगी, ठीक है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में बताइए बंगाली, मराठी, पंजाबी, गुजराती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है पीजीटी में कई बार। तो इसका जो सही आंसर है वो वास्तव में क्या होना चाहिए, मराठी, ठीक है। क्योंकि मराठी जो है वो देवनागरी, अगर कभी भी आप मराठी को, अगर आप महाराष्ट्र गए हुए हैं या फिर महाराष्ट्र मतलब मराठी भाषा आपने कभी देखी है लिखी हुई, तो अगर आप ध्यान से देखिए कि मराठी भाषा वो जो लिखने का तरीका है, अक्षरों को आप पहचान पाएंगे तो वो देवनागरी में ही लिखी होती है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है। तो हिंदी खड़ी बोली मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये मागधी, अर्धमागधी, पैशाची और शौरसेनी। तो इसका सही आंसर शौरसेनी अपभ्रंश है। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ी, अभी जस्ट मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ी तीन जो उपभाषाएं हैं वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो पूर्वी हिंदी ये छत्तीसगढ़ी हो गई, ठीक है। और कौन कौन सी दो भाषाएं, चलिए आप मुझे बताइए कमेंट करके कि और कौन कौन सी दो भाषाएं हैं, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, ठीक है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। तो कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र शुक्ल, भोलानाथ तिवारी या किशोरीदास वाजपेयी। तो हिंदी का पाणिनि जो है वास्तव में वो कहा जाता है किशोरीदास वाजपेयी को। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि किशोरी, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको ट्रिक बताई थी कि किशोरी दास ने शब्दानुशासन लिखी थी, और किशोरियों के ऊपर ही इतना अनुशासन होता है, लेकिन किशोरी ही सबको पानी पिलाती हैं, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फिर निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है। सरलता से क्लिष्टता की ओर, और जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचार की ओर, या विचारों से भावों की ओर। तो वास्तव में भाषा की प्रमुख प्रकृति होती है जटिलता से सरलता, यानी पहले जटिल लगती है हम जब उसको समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सरल होती चली जाती है, ठीक है। बच्चा भी जब बोलना शुरू करता है तो शुरू में उसे बहुत जटिलता का अनुभव होता है, लेकिन जब हम सीखना शुरू करते हैं और लिखना, चाहे लिखने की बात हो चाहे बोलने की, पहले जटिलता होती फिर हम सरलता की ओर जाते हैं, ठीक है, सीखने में भी और सिखाने में भी। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। 48 क्वेश्चन है, सही युग में छाटिए। देखिए, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, ठीक है, बिहारी हिंदी मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी बघेली। अब ये सब उल्टे सीधे दे रखे हैं, तो वास्तव में इसमें सही युग में सिर्फ एक ही लग रहा है, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, बाकी सब गलत हैं। ये मारवाड़ी बिहारी हिंदी में आती नहीं है, ठीक है। मारवाड़ी जो है ये बिहारी हिंदी में नहीं आएगी, ये तो पश्चिमी हिंदी में आएगी, ठीक है। और गढ़वाली जो है ये पहाड़ी हिंदी में आएगी, और बघेली जो है ये किस में आएगी, पूर्वी हिंदी में आएगी। तो ये सब गलत हैं, ये वाला बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद है मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो मेवाती, देखिए मेवात की भाषा, और मेवात कहाँ पड़ता है। देखिए, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी, ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि मेवात जो है वो राजस्थान में है, ठीक है। तो मेवाती जो है डेफिनेटली वो राजस्थानी में ही आएगी। थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, आपको ज़रा ध्यान से देखना होगा, तभी आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो है हो गए हमारे 49 क्वेश्चंस।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ माना गया जाता है। तो देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो माना गया है वो, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है वो है गुजरात। ठीक है, गुजरात में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग माना जाता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको 50 क्वेश्चंस करवा दिए हैं और ये जो मेरे पास क्वेश्चन है करीब 100 से दो शायद आई थिंक मेरे पास 100 से ऊपर क्वेश्चन नहीं है। मतलब अगर ये आप 150 क्वेश्चन है लगभग मेरे पास। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन है मेरे पास और अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। ठीक है, मैंने एक निचोड़ निकाला है क्वेश्चंस का, उसके बाद मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ये क्वेश्चंस। तो आप इनको लगातार करते रहिए, फिर मैं और जो 50 क्वेश्चंस का एक वीडियो अलग से दूँगी। पहले आप 50 क्वेश्चंस ये कर लीजिए। ठीक है, और आपको एक दिन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 वीडियोस देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इन क्वेश्चंस को आप देखिए जो कि नेट परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।